वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट क्लास में हम स्टडी कर रहे थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में और हमने देखा कि अब कौन कौन से वो रीजन रहे जिसकी वजह से जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी उसका डिक्लाइन हो गया। अब इस चैप्टर में हमारे दो सब टॉपिक और रह जाते हैं कि डिस्कवरिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन को हमने डिस्कवर कैसे किया एंड प्रॉब्लम्स ऑफ पीसिंग पास्ट टुगेदर। और जब जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको पास्ट के जो रिमेन्स है मिलते हैं उनको कैसे वो इकट्ठा करते हैं, उनकी जो इंटरप्रिटेशन करते हैं उसमें उनको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो जो डिस्कवरिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन है इससे शुरुआत कर लेते हैं। 19th सेंचुरी में अलेक्जेंडर कनिंघम, जिनको फर्स्ट डायरेक्टर जनरल बनाया गया था एएसआई मींस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, उन्होंने एग्जीक्यूशन शुरू किया एंड 1875 में उन्होंने एक हड़प्पन सील पे अपनी एक रिपोर्ट दी। जब मैं आपको द प्लाइट ऑफ हड़प्पा पढ़ा रही थी तब हमने देखा था कि अलेक्जेंडर कनिंघम जो है उस सील की हिस्टोरिकल वैल्यू को नहीं समझ पाते और उसको एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में सेट नहीं कर पाते और वो उसको कौन सी जो सिविलाइजेशन से समझ लेते हैं कि जो गंगा वैलीज जो सिविलाइजेशन रही है, क्योंकि उनको ही उन्होंने इंडिया की फर्स्ट जो सिविलाइजेशन है उन्होंने माना है। इसके बाद 20th सेंचुरी में कुछ इसी तरह की जो सील्स है उनको डिस्कवर किया जाता है कुछ आर्कियोलॉजिस्ट जैसे कि डी.आर. साहनी, दयाराम साहनी के द्वारा, और आर.डी. बैनर्जी हैं, उनको भी सिमिलर इसी तरह की जो सील है वो मोहनजोदारो से मिलती है। और जब दोनों की जो सील्स है उनके बारे में स्टडी किया जाता है तो इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं वो दोनों की जो दोनों ही साइट थी हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, दोनों ही सेम आर्कियोलॉजिकल कल्चर से बिलोंग करती थी। मतलब दोनों ही जो साइट थी वो एक ही सिविलाइजेशन से एसोसिएटेड थी। अब ये जो इनको फाइंड्स मिली है उनके बेसिस पे 1921 में जो डी.आर. साहनी, जब जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जब जॉन मॉर्सल थे, उसी टाइम पीरियड में डी.आर. साहनी को जो सील मिली थी उन फाइंड्स के बेसिस पे 1921 में जो जॉन मॉर्सल है वे अनाउंस कर देते हैं पूरे वर्ल्ड को द डिस्कवरी ऑफ ए न्यू सिविलाइजेशन की। उन्होंने एक न्यू सिविलाइजेशन को, न्यू सभ्यता को डिस्कवर कर लिया है। अब जॉन मॉर्सल ने पूरे वर्ल्ड के सामने अनाउंस कर दिया गया कि उन्होंने एक न्यू सिविलाइजेशन को डिस्कवर कर लिया है। और जॉन मॉर्सल ही पहले प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इंडिया में काम किया। 1944 में R.E.M. व्हीलर को चार्ज दिया गया एज डीजी, डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई मींस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अब यहाँ इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या समझा कि जैसे हम स्टडी कर रहे हैं किसी भी साइट के बारे में, तो इन्होंने इस बात पे इन्होंने ज्यादा ध्यान दिया कि हमें जो स्ट्रेटिग्राफी है उसको फॉलो करना चाहिए कि कोई भी सिविलाइजेशन की जो साइट है जिसपे माउंट मिला है हमें, तो जैसे इसकी बहुत सारी लेयर हैं, इस पे बहुत सारी लेयर, ये कह रहे हैं कि सिर्फ इसको हॉरिजॉन्टली स्टडी ना किया जाए बल्कि इसकी जो डिगिंग है वो इस तरीके से की जाए कि ये जो पूरी जो लेयर्स जो हैं इनको स्टडी किया जाए और जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड है उसके बारे में पता लगाया जाए। 1944 में जो व्हीलर है वो स्ट्रेटिग्राफी पे ध्यान देने का कहते हैं और आपको पता है 1947 में इंडिया जो है इंडिपेंडेंट हो गया था और इंडिया का पार्टीशन हो गया था। जब इंडिया का पार्टीशन हो गया तो जो मेजर हड़प्पन साइट्स थी वो कहाँ चली गई? पाकिस्तान में चली गई, क्योंकि जिन हम बड़ी हड़प्पन साइट्स की बात कर रहे हैं हड़प्पा की, मोहनजोदारो की, वो पाकिस्तान के एरिया में आती हैं। तो अब जो हमारे इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इस चीज पे ध्यान दिया कि अब इंडिया में भी जो और हड़प्पन साइट्स जो हैं उनको डिस्कवर किया जाए। और कुछ जो हड़प्पन साइट्स हैं जिनमें कुछ मेजर जो नाम है वो यहाँ पे दिए गए हैं उनको डिस्कवर किया जाता है, जिनमें धोलावीरा, लोथल, राखीगढ़ी, कालीबंगन। धोलावीरा एंड लोथल गुजरात में है, राखीगढ़ी जो है हरियाणा में है, कालीबंगन जो है राजस्थान में है। इस तरीके से जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसको डिस्कवर किया गया।
जॉन मॉर्सल से पहले जो कनिंघम होते हैं वो उस टाइम पे इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन से एसोसिएट नहीं कर पाते हैं। जॉन मॉर्सल जब डीजी बनते हैं, डायरेक्टर जनरल बनते हैं, तो उनके डायरेक्शन में जो डीआर साहनी है 1921 में जो हड़प्पन जो साइट है उसको खोज लेते हैं। 1922 में आरडी बनर्जी जो है वो हड़प्पन साइट को डिस्कवर, मोहनजोदारो को डिस्कवर कर लेते हैं। इस तरीके से जो व्हीलर है वो स्ट्रेटिग्राफी पे ध्यान देते हैं, और जब इंडिया का पार्टीशन हो जाता है उसके बाद इंडिया में भी बहुत सारी जो हड़प्पन साइट्स है उनको डिस्कवर किया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को जो भी इंफॉर्मेशन मिली पास्ट के बारे में, जो भी रिमेन्स मिले, उनको एक साथ लाने में, उनकी इंटरप्रिटेशन करने में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो कह रहे हैं हड़प्पन जो स्क्रिप्ट है वो हमें कोई हेल्प नहीं कर पाई हड़प्पन सिविलाइजेशन को समझने में, क्योंकि जब हम हड़प्पन स्क्रिप्ट की बात कर रहे थे तो हम कह रहे थे कि वो अनडिसाइफर्ड है, उसको आज तक कोई नहीं समझ पाया है। फिर भी हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, वहाँ की जो बिल्डिंग्स कैसी थी, वहाँ की जो सोशल लाइफ कैसी थी, इकोनॉमी कैसी थी, कौन कौन सा जो क्रॉप्स हैं वो उगाई जाती थी, जो सारी हम बात कर रहे हैं, जो सारी हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ऐसे में किसका इंपॉर्टेंट रोल प्ले रहा, जो मटेरियल एविडेंस हमें मिले हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट को मटेरियल एविडेंस मिले हैं, वो बेटर रिकंस्ट्रक्ट कर पाते हैं हड़प्पन हिस्ट्री को। जिस रिमेन्स में हम बात कर ले, चाहे उनकी पॉटरी हो गई, ऑर्नामेंट्स हो गए, या फिर हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट जो भी हमें मिले हैं, जिससे हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। अब मटेरियल रिमेन्स तो मिल गए आर्कियोलॉजिस्ट को, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है कि आर्कियोलॉजिस्ट को रिमेन्स मिल गए और उन्होंने बस आइडिया लगाया और बता दिया कि सिविलाइजेशन में इनका क्या यूज होता था, या किस तरीके की यहाँ की सोशल लाइफ थी, कैसी इकोनॉमी थी, या कैसी जो उनका जो हाउस बिल्डिंग्स मिली है, हाउस का स्ट्रक्चर्स मिला है। ऐसा नहीं है, यहाँ से सिर्फ जो स्टोरी है, कहानी है, उसकी शुरुआत होती है। उसके बाद क्या करते हैं ये क्लासिफाइंग फाइंड्स, जो भी फाइंड्स मिली हैं उनको क्लासिफाई किया जाता है। कह रहे हैं रिकवरिंग आर्टिफैक्ट्स इज जस्ट द बिगिनिंग, ये सिर्फ एक शुरुआत है कि उनको आर्टिफैक्ट्स मिल गए। इसके बाद इनको क्लासिफाई किया जाता है कि इन टर्म्स ऑफ मटेरियल, स्टोन मिले हैं, क्ले मिले हैं, मेटल मिला है, बोन मिला है, उनको क्लासिफाई करके और उनका क्या फंक्शन रहा उसको किस तरीके से अंडरस्टैंड किया जाता है। हम उनके फंक्शन को अंडरस्टैंड करते हैं कि कोई भी आर्टिफैक्ट हमें मिला है उसकी शेप क्या है, उसकी रिजेंबल्स क्या है, किस तरीके का दिखता है, और उसको फिर हम जो प्रेजेंट डे थिंग्स होती हैं उनके साथ हम रिजेंबल करने की कोशिश करते हैं। आज के टाइम पे जो चीजें हमें उनके जैसे रिजेंबल हो रही हैं तो फिर हम उन चीजों को उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। उनमें बीड्स हो गए, स्टोन ब्लेड्स हो गए, पोर्ट्स हो गए। अब जो मटेरियल रिमेन्स मिले हैं, चाहे उनमें पॉटरी है, चाहे उसमें क्ले है, चाहे स्टोन है, ऑर्नामेंट्स हैं, उनसे तो आर्कियोलॉजिस्ट हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट कर ही रहे हैं, साथ में जो इनडायरेक्ट मटेरियल होता है उससे भी हिस्ट्री को फाइंड आउट करने की कोशिश की जाती है। जैसे इनडायरेक्ट मटेरियल का यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं हम कि कुछ हड़प्पन साइट से हमें ट्रेसेस मिले हैं कॉटन के, बट जब हमें क्लोथिंग के बारे में जानना होता है तो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, एक इनडायरेक्ट एविडेंस है, जैसे डिपिक्शंस इन स्कल्पचर, एक स्कल्पचर जो मिला है उसके ऊपर जिस तरीके से क्लोथ को डिपिक्ट किया हुआ है उसके ऊपर भी डिपेंडेंट है, क्योंकि क्लोथ एक ऐसा मटेरियल है जो टाइम के साथ डिकम्पोज हो जाता है, तो हमें जो इनडायरेक्ट एविडेंसेस हैं उनका सहारा लेना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि जब हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं या फिर हिस्ट्री की इंटरप्रिटेशन करते हैं तो सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल को ही नहीं यूज करते, जो इनडायरेक्ट जो मटेरियल है उसकी भी हेल्प ली जाती है। हिस्ट्री की इंटरप्रिटेशन में और क्या प्रॉब्लम्स आती हैं आर्कियोलॉजिस्ट को, कि अर्ली जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वो क्या सोचते थे कि जो भी कोई ऑब्जेक्ट उनको अनयूजुअल लगता था, जो अलग सा रिजेंबल होता था, उसको वो रिलीजियस वैल्यू का मान लेते थे। एक जैसे टेराकोटा मॉडल मिला है एक विमेन का जिसने बहुत हाई ज्वेलरी पहनी हुई है, हेड ड्रेसेस पहनी हुई है, और वो बहुत रेयर ही मिला है, ऐसा नहीं है कि उसके जैसे बहुत सारे मॉडल मिले हैं।
तो उसको देख के आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या आइडिया लगाया कि ये इनकी मदर गॉडेस रही होगी। ऐसा ही एक रेयर स्टोन स्टैचू मिला है एक मैन का, जिसको प्रीस्ट किंग बोला गया है। उसकी जो जिस तरीके का उसका जो उसने क्लोथ पहने हुए हैं या जिस तरीके से वो रिजेंबल हो रहा है, जैसे वो एक जो थाई है उस पे हाथ रख के बैठा हुआ है, तो उसके रिजेंबल्स को देख के लग रहा है कि ये कोई किंग रहा होगा। ऐसे ही जो ग्रेट बाथ मिला या फायर एल्टर्स मिले लोथल से, कालीबंगन से, उनको भी हमने रिलीजियस वैल्यू का मान लिया। अब एक सील मिली है प्रोटो शिवा की, जिसमें जो शिवा है उनको देखा गया है, इसमें एक पर्सन जो है वो योगिक पोस्चर में बैठे हुए हैं और उनके चारों ओर जो एनिमल्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं। अब जो हमारा ऋग्वेदा है, एंशियंट टेक्स्ट है, उसमें एक जो गॉड है उनका नाम है रुद्र। अब उसको ही, रुद्रा को ही बाद में जो पुरानी ट्रेडिशन है उसमें शिवा से बोला गया। अब इसको लेके इसकी इंटरप्रिटेशन में क्या प्रॉब्लम आ रही है, जो सील मिली है हमें जिसपे हम बात कर रहे हैं, जो योगिक पोस्चर में जिस पर्सन को हम ऋग्वेदा के जो रुद्रा है उनसे जोड़ के देख रहे हैं, तो जो ऋग्वेदा है उसमें जो शिवा के बारे में कह रहे हैं कि जो रुद्र है उनको ना तो हम पशुपति के रूप में डिपिक्ट किया गया है ऋग्वेदा में, और ना ही जो एक योगी है उनके रूप में डिपिक्ट किया गया है। तो अब कुछ जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनके इस बात पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। कुछ बोलते हैं ये प्रोटो शिवा ही है, शिवा की ही अर्लियर फॉर्म है, और कुछ लोग क्या बोल रहे हैं कि ये क्या है कि प्रोबेबली क्या होंगे, कोई शमन रहे होंगे। शमन लोग वो लोग होते हैं जो अपने आप में जो मैजिकल पावर्स जिनके पास होती हैं, और वो जो दूसरा जो वर्ड है उसके साथ अपने आप को कनेक्ट करने की पावर रखते हैं। तो कुछ आर्कियोलॉजिस्ट उनको शमन्स बोल रहे हैं, कुछ आर्कियोलॉजिस्ट बोल रहे हैं कि वो प्रोटो शिवा है। अब इस तरीके से इंटरप्रिटेशन को लेके बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है आर्कियोलॉजिस्ट को फेस करनी पड़ती हैं। काफी जो कॉन्फ्लिक्ट है उनका भी उनको सामना करना पड़ता है। फिर भी वो हमें हिस्ट्री की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ हमारी जो हिस्ट्री है, हमारा जो पास्ट है, उसको रिकंस्ट्रक्ट करके हमारे सामने पेश करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट जो हमें नोन होता है उससे अननोन की ओर ले जाते हैं, जो ऑलरेडी हमें पता है उससे अननोन की ओर ले जाते हैं, और प्रेजेंट से पास्ट की ओर जाते हैं कि प्रेजेंट में हमें जो चीजें पता है, पास्ट की जो चीजें मिली उनको हम प्रेजेंट से रिलेट करने की कोशिश करते हैं, और फिर वहां की जो हिस्ट्री है उसको जानने की कोशिश करते हैं। ये चैप्टर है, ये कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 1 जो है हमारा ब्रिक्स, बीड्स एंड बॉन्ड्स, वो चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। इस चैप्टर में आपको किसी भी तरह का जो डाउट रहा है अगर, तो वो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई जस्ट होप सो कि आपको ये लेक्चर जो है, ये जो चैप्टर है वो अच्छे से समझ आ गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, चैप्टर अगर आपको समझ आ गया हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।